हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 346 BT। और इस सेट का हमने कई प्रश्न हल किया है पार्ट वाइज। पार्ट 1, 2, 3 को मिला के हमने कुल 3 पार्ट में प्रश्न क्रमांक 5 तक के सभी खंडों को अपलोड कर दिया है। आज जो चौथा पार्ट है इस सेट का जो हम बना रहे हैं वो है प्रश्न नंबर 6, और यहाँ से आगे के सभी प्रश्नों को आप लगाएंगे। तो ये आज का पार्ट इस सेट के लिए अंतिम पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। यदि संधारित्र को 100 माइक्रो कूलाम तक आवेशित किया गया हो और संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल 2 खंड में बटा है। पहले तो हमें व्यंजक निकालना है संधारित्र की धारिता का, और उसके बाद न्यूमेरिकल लगाना है। तो आइए एक एक काम निपटाते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है संधारित्र की धारिता। तो हम यहाँ पे एक संधारित्र बनाएंगे। थोड़ा इसे बना लेते हैं। और मान लो कि इस संधारित्र पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ऐसे करके V पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्लस वाला है तो इसको प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करके, और मान लो कि ये जब फुल चार्ज होगा तो प्लस क्यू आया, और इससे फुल चार्ज होके माइनस क्यू। हम इसके कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे प्लेट P1 और इसको प्लेट P2। इनके बीच की दूरी D ले लेते हैं, और इसी में भर देते हैं एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ, जैसा कि सवाल में कहा है। इसके कुछ परावैद्युतांक वगैरह मान लेते हैं। मान लो इसका परावैद्युतांक है K, और इसकी मोटाई मान लेते हैं, कुछ इसकी मोटाई है क्योंकि इसकी कुछ चौड़ाई रहेगी। इतना काम आपको कर लेना। उसको चाहते हैं शब्दों में भी लिख सकते हो। कैसे लिखने की कोशिश करेंगे? लिखेंगे माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक और T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ है। ये हमने इतना सब कुछ मान लिया है कि प्लेटों के बीच में T मोटाई के परावैद्युतांक वाली वैल्यू का एक परावैद्युत पदार्थ, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर रखा हुआ है। तो इसमें हवा कितनी दूरी तक भरी रहेगी? D-T दूरी तक। और पदार्थ कितनी दूरी तक है? T दूरी तक। तो इन दोनों के बीच हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ताकि हम उसे वोल्टेज में कन्वर्ट करें, और वोल्टेज में कन्वर्ट हुआ तो धारिता में कन्वर्ट किया जा सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, एक चीज़ और मान लेते हैं। माना प्लेटों के बीच वायु वाले भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वायु वाला भाग है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E0। सूत्र होता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q। तो ये Q बाई A, तो ये हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। ये हो गया जिस भाग में इतना है, तो इसको एक समीकरण कह देते हैं। ऐसे ही लिखेंगे परावैद्युत
के भीतर या परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको मान लेते हैं ई के, सूत्र हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के से गुणा करना पड़ेगा इसमें जितना परावैद्युतांक होगा। इसमें नहीं के, क्योंकि हवा का परावैद्युतांक एक होता है। इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। अब आगे लिखेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर, हम इसको मान लेते हैं v, और v का सूत्र क्या होता है E इंटू डी। तो एक हो जाएगा ई नॉट, कितनी दूरी तक हवा है, d माइनस टी दूरी तक। कहोगे कैसे, टोटल डिस्टेंस d है और उसमें से t मोटाई तक परावैद्युत है, तो d में से t निकाल दिया तो अगल बगल हवा बचा, तो वो हो गया। प्लस में एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के, ये कितनी दूरी तक फैला है, t दूरी तक। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू होती है q इंटू सी। q इंटू सी नहीं होता है बल्कि q बाई सी होता है। तो चाहे तो अभी हम v ही रहने देते हैं, बाद में सूत्र में बदल लेंगे। ई नॉट की जगह पे लिखेंगे q बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी हो गया, और ई के की जगह पर रखेंगे q बटे एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू टी, इतना हो गया। तो अगर इसको आप सॉल्व करो इसको, तो एक सूत्र है, इसी का सहारा लेना, c इक्वल होता है q बाई बी। तो यहाँ से v की वैल्यू आप लिखोगे q बाई सी, या चाहे तो q की जगह पे रख सकते हो सी वी, जो आपको अच्छा लगे। तो हम v की जगह पे q बाई सी रखना पसंद करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे q बाई सी। इन दोनों में से q बटे एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेते हैं, देखो दोनों में, तो यहाँ बचेगा d माइनस टी प्लस यहाँ पे बचेगा t अपान के, क्योंकि ये निकल गया और k रह गया इसके अंदर। q से q कट जाएगा तो होगा 1 अपान सी इक्वल 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। चाहे तो इसी को सूत्र बना दो या फिर इसको थोड़ा सा सुधार कर सकते हो, सी का इधर गुणा कर दो और जो नीचे इसका इस साइड गुणा वगैरह करके आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस में आएगा टी अपान के। जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और इसी में एक और खंड दिया हुआ है, देखो, जिसमें न्यूमेरिकल था कि यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाए और संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो तो गुटके पर प्रेरित आवेश ज्ञात करो। तो सूत्र हम बता देते हैं क्या होता है। प्रेरित आवेश, जिसे हम क्यू आई से दिखाते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, इसका सूत्र होता है प्लस माइनस क्यू कोष्ठक में 1 माइनस 1 अपान के, यही सूत्र होता है। प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक प्लेट पे प्लस चार्ज आएगा, एक पे माइनस आएगा। अगर केवल परिमाण लिखना तो आप चिन्ह मत लिखना। क्यू की जगह पर रहेगा 100 माइक्रोकुलाम इंटू 1 माइनस 1 अपान के का मान सवाल में खुद दिया कि परावैद्युतांक 2 है, 2 एक अन्य 2 में से एक जाएगा, एक बटे 2 यानी आधा आ जाएगा, यानी होगा प्लस माइनस 50 माइक्रोकुलाम। ये हो गया इसका उत्तर कि संधारित्र के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उस पे प्रेरित आवेश का मान आएगा 50 माइक्रोकुलाम। 2 खंड था इसमें, एक ये था, एक ये भी 2.5 नंबर का है, ये भी 2.5 नंबर का है। अगला प्रश्न है 6वें का ऑप्शनल। स्थिर वैद्युत के गाउस नियम को लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम नियम का निगमन कीजिए। सबसे पहले तो लिखना है गाउस प्रमेय, 6वां का अथवा वाला खंड है।
गाउस नियम, इसको गॉस नियम भी कहते हैं, गाउस नियम। ये नियम क्या है? ये फ्लक्सों से संबंधित नियम है। तो किसी भी रूप से आप इसको लिख सकते हो, गणित वाले हिसाब किताब से चाहे तो इसकी परिभाषा लिख दो, या लॉजिकली परिभाषा भी लिख सकते हो, क्योंकि जो सूत्र होता है फाई वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी सूत्र को हम यहाँ शब्दों में बयान करेंगे। तो वो होगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला भी कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये है गाउस का नियम कि मान लो कोई एक सरफेस है, चाहे जिस चीज टाइप का हो, रैंडम साइज चाहे जैसा हो सकता है, इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, टोटल चार्ज, कई चार्ज होंगे, सबको चिन्ह से जोड़ लेना, उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना। मतलब किसी बंद पृष्ठ, पहले तो सरफेस बंद होना चाहिए, कहीं से सुराख जैसा भी कट नहीं होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ के अंदर से होके निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होगा? पृष्ठ के अंदर जो चार्ज हैं उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, यानी इसी में एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देंगे, जहाँ आप आगे लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये हो गया गाउस का नियम। अब इससे में कहा है इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो उसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे सत्यापन वाले के लिए। मान लो हमने ले लिया एक गोला, चाहे तो आप इसको सर्कल भी लेके प्रूफ कर सकते हो। तो चूंकि हमें यहाँ पे गोले के रूप में दिखाना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हमें इसको में पृष्ठ को बंद करना है, और वृत्त में तल होता है, तो यहाँ पे तल लेके उतना अच्छा काम आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक गोला लेंगे और मान लेते हैं कि इस गोले की त्रिज्या है r, और इस गोले के सेंटर पर एक चार्ज है q, और यहाँ पे किसी दिए गए पॉइंट पे, मतलब गोले के छोटे वाले भाग पर हम इसका क्षेत्रफल लेंगे, मान लेते हैं कि वो है डी ए वेक्टर, क्योंकि एरिया क्या होता है? अपने तल के लंबवत बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे तीव्रता किधर होगी? धनावेश की तीव्रता उसी तरफ होती, तो यहाँ पे तीव्रता भी इसी साइड में रहेगी, मतलब दोनों एक ही दिशा में है। बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना r त्रिज्या का एक गोला ले लेते हैं, इसको खोखला ले लेते हैं, या फिर लिख सकते हैं r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ लिख सकते हो, एक गॉसियन, r त्रिज्या का एक गोलीय या गोलाकार लिख सकते हैं, गोलीय गॉसियन पृष्ठ है। पृष्ठ के यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, या वेक्टर में E वेक्टर दिखा सकते हो, और पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए, या फिर डी ए वेक्टर लिख सकते हो, पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई है। ये हमने मान लिया कि जो फ्लक्स निकलेगा वो थोड़ा मोड़ा है, वो डी फाई है। तो सूत्र क्या होता है डी फाई का? वो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे आप देखो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर या तो एक दूसरे की दिशा में होंगे या तो विपरीत हो सकते हैं। अगर ऋण होगा तो विपरीत हो जाएंगे, धन होगा तो एक जैसे। मतलब अगर यहाँ पे 0 एंगल होगा तो cos 0 का मान 1, और अगर 180 होगा तो cos 180 की वैल्यू ऋण 1 हो जाएगी, यानी इसका मान प्लस माइनस दोनों में हो सकता है।
ऋण होगा तो फ्लक्स अंदर की तरफ आएंगे, प्लस होगा तो फ्लक्स लाइन बाहर जाएगा, बस इतना मतलब है। तो यहाँ से डी फाई की वैल्यू होगी ई इंटू केवल हम यहाँ डी ए लिख लेते हैं। तो अगर हमें संपूर्ण निकालना है फ्लक्स तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लिखेंगे इसलिए संपूर्ण फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स से मतलब विद्युत फ्लक्स है, फाई इक्वल होगा ई डी ए, और यहाँ पे समाकलन के आगे इसे गोला बना देते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन, क्योंकि ये गोला है और गोले के किसी पार्ट को ओपन नहीं करना है। तो ई इसका फिक्स है, वो बाहर हो जाएगा और रहेगा ये अंदर। अब ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल बन जाएगा, तो उसको हम ए कह देते हैं। तो हो जाएगा ई इंटू ए, क्या पूरे गोले का क्षेत्रफल, और वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी ऊपर लिखा था आपने, ये यहाँ है। तो उसके हिसाब से फाई को जब आप लिखोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ आएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, ई की वैल्यू बनेगी, इसको नीचे कर देना पड़ेगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट। ये तो निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हमें यहाँ कूलाम के नियम का मतलब सत्यापन करना है। तो कूलाम के नियम का सत्यापन क्या होता है, एफ होता है क्यू इंटू ई के बराबर, क्योंकि कूलाम ने क्या दिया था, दो आवेशों के बीच में बल का नियम दिया था। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस बिंदु पर, यहाँ पे जैसे हमने प्लस क्यू माना, यहाँ मान लेते हैं क्यू नॉट कोई चार्ज है, तो यहाँ पे हमें क्यू नॉट लिखना पड़ेगा, ना कि क्यू लिखना पड़ेगा। जिस बिंदु पे आपको बल निकालना हो वहाँ के आवेश पर वहीं की तीव्रता से गुणा कराना पड़ता है। तो ये हो गया क्यू नॉट, और ई की वैल्यू आपने निकाल डाली है, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, और क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ का सूत्र, जो कि है कूलाम का नियम। और यहीं से आगे आप दो लाइन लिखोगे कि दो आवेशों के बीच में विद्युत बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से सत्यापित होता है। प्रश्न नंबर जो 6 है उसका ऑप्शनल वाला पार्ट ये यहाँ से है, आपको पूरा दिखाते हैं, और ये उसके ऊपर का खंड है। प्रश्न नंबर 7, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। एक प्रश्न यहाँ खत्म और एक न्यूमेरिकल है 5 नंबर का। न्यूमेरिकल क्या है, 1 × 10⁹ कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेक्टर की वैल्यू है 4i + 3j टेस्ला, और स्पीड v वेक्टर दिया -75 + 100 मीटर पर सेकंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा वगैरह भी बताओ। ये बताना है आपको कि क्या क्या है। तो 7वां प्रश्न है, इसमें 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले पार्ट में है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, तो ये बायां हाथ यही। तो इसका नियम क्या है, जब हम अपने अंगूठा को, तर्जनी को और ये मध्यमा, इन तीनों को परस्पर लंबवत रखें, तो अगर हम इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ और इसको करंट की तरफ रखेंगे तो ये होगा किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा। बस ये लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब बाएं हाथ के अंगूठा या अंगुष्ठा लिख सकते हो, मध्यमा और तर्जनी को परस्पर लंबवत रखते हैं तो
और यहाँ पे अब दिखाते हैं कौन किसकी तरफ। ये होता है करंट की तरफ, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और ये दिखाएगा ये चुंबकीय बल। तो यहाँ पे लिखेंगे और मध्यमा को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में रखना है। प्रवाहित धारा की दिशा में, यहाँ धारा का मतलब विद्युत धारा। तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं तो अंगूठा या अंगूठा की दिशा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि जब हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा, तीनों को परस्पर लंबवत रखें और इसको चालक में बहने वाली धारा की दिशा में रख दो और इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा और ये बल होगा चुंबकीय बल। तो एक पार्ट तो यहीं समाप्त। अब इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है जिसमें Q की वैल्यू है 1 × 10⁻9 कूलाम और B वेक्टर की वैल्यू है 4i कैप प्लस में 3j कैप टेस्ला और V वेक्टर की वैल्यू है माइनस में 75i कैप प्लस में 100j कैप मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कहा है कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण भी बताना है और दिशा भी बतानी है। तो परिमाण और दिशा कैसे निकालेंगे, वो भी चुंबकीय बल। तो जो चुंबकीय बल का सूत्र होता था Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये होता है सूत्र। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो आइए इसको निकालते हैं पहले, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो जब दो वेक्टरों का क्रॉस गुणा करते हैं तो जो पहले लिखा उसके गुणांकों को पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में ही लिखना है। तो सबसे पहले V वेक्टर है, फिर B वेक्टर। तो अब यहाँ i j k के रूप में लिखना है आपको जो भी। तो इसमें i का गुणांक है V वाले में 75 और j का गुणांक है 100 और k है ही नहीं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर V के बाद B आता है, इसकी वैल्यू है 4 और यहाँ पे 3, इसमें भी k नहीं है तो 0 और इसके ऊपर लिखेंगे i कैप j कैप और k कैप। अब इनका गुणा करना है। गुणा करने का तरीका क्या, चाहे तो आप पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दो या फिर स्तंभ के सापेक्ष। तो हम पंक्ति के सापेक्ष खोलेंगे तो i लेंगे और 100 का गुणा 0 में, 3 का गुणा 0, मतलब ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर जब j आप लोगे तो भी 0 आएगा, केवल k बचेगा। और चिन्ह कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। अगर आपको बेहतरीन तरीके से सीखना है इसको कि ये कैसे करते हैं तो चाहे तो आप हमारा शारीरिक वाला अध्याय देख लो या फिर गणित के अंदर जो सदिश गुणन होता है उसका तरीका भी हमने आपको सिखाया है उसमें। तो आप चाहे तो सदिश बीजगणित में जाके इसे सीख लो या फिर शारीरिक के भीतर। तो यहाँ पे केवल k वाली वैल्यू आएगी और वो भी कितना आएगा, 75 × 3 1 होगा और इधर होगा एक 4 × 100 ये आएगा बराबर k कैप 75 का 3 में गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 = 22, ऋण 225 और ऋण हो जाएगा 400 बराबर दोनों ऋण में आएगा। कितना हो जाएगा, 4 2 6 625 के कैप। ये हो गया V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, लिखेंगे इसलिए F वेक्टर बराबर होगा Q का मान है 1 × 10⁻9 और गुणे में हो जाएगा ऋण 625 के कैप, ये जो कि आया V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू। तो यहाँ से गुणा हो जाएगा ऋण 625
गुणे 10⁻9 के कैप, ये हो जाएगा एफ वेक्टर की वैल्यू। या फिर चाहे तो आप इसे दशमलव में भी बदल सकते हो, दशमलव के इधर से इधर खिसका के भी लिख सकते हो। 6.25 गुणे 10⁻7 के कैप, ऐसा भी आप इसको दिखा सकते हो। या ऊपर वाले को लिख सकते हो कि 625 नैनो भी लिख सकते हो, नैनो, और ये न्यूटन में है, बल का मात्रक न्यूटन। अब यहाँ पे आपको माइनस प्लस से नहीं मतलब, केवल आपको लिखना होगा कि बल इतना लगेगा। के कैप भी उत्तर में नहीं रहेगा, केवल आप लिखोगे कि आवेश, यहाँ पे आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र 6.25 गुणे 10⁻7 न्यूटन बल लगाएगा। ये जो ऋण है और के कैप ये दिशा दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बल की दिशा, बल की। अब यहाँ पे देखो के कैप का माइनस है और के है कौन, जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे बल की दिशा जेड अक्ष के विपरीत है, क्योंकि केवल के कैप आया और कोई नहीं है, तो ये के होता है जेड अक्ष पर और आगे माइनस आया, तो लिखेंगे बल की दिशा जेड अक्ष के विपरीत दिशा में, या फिर लिख सकते हैं माइनस जेड की दिशा में है। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 7वें का पहला पार्ट जो है उसका जवाब। आप इसको लगा सकते हो, ये पूरा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 7वें का ऑप्शनल। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इनमें प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कीजिए। ये भी 2 टाइप का है, मतलब इसमें भी 2 प्रश्न है। तो एक प्रश्न तो इसी में एक बार और आया हुआ, देखो जो ये प्रश्न है चौथे का तीसरा खंड, बायो सावर्ट का नियम लिखो, बायो सावर्ट समीकरण की सहायता से म्यू का मात्रक लिखो। तो केवल जो बायो सावर्ट का नियम है वही आपको इसमें लिखना है, जो कहा प्रयुक्त नियम का उल्लेख करो। तो आपको यहाँ से यहाँ तक के जवाब को चौथे का जो तीसरा खंड है वही इसमें लिखना है, और इसका एक पाठ हम लगा देते हैं। 7वें का अथवा, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली, तो मान लेते हैं एक लूप है, वैसे तो ऐसे बनाया नहीं जाता लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं कि इसमें एक है धारावाही लूप जिसका ये सेंटर हो गया और ये हो गई उसकी ये रेडियस, और इसमें जो करंट है वो आई इसके अंदर दौड़ रहा है। तो इसमें कहा इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, यही हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे इसकी एक छोटी मोटी लेंथ ले लेते हैं, कोई भी जिस दिशा में करंट है उसी दिशा में हम इसका एक डी एल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या r है और जिसमें I धारा बह रही है। ये हमने मान लिया कि एक धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या r है और इसमें I धारा बह रही है। कुंडली के एक सूक्ष्म भाग dl के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मान लो वो है dB, क्योंकि छोटा मोटा लेंथ है। सूत्र क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन, यहाँ थीटा की वैल्यू लिखनी, थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच में लिखी जाती है ये बताओ, किसके किसके बीच में लिखा जाता है, R और करंट के बीच में। तो इस पॉइंट पे जो करंट का डायरेक्शन है वो स्पर्शी, या फिर आप DL कह सकते हो, I और DL के बीच का एंगल आप दिखा दो, या DL और R के बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन 90 डिग्री अपान R² हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई
साइन 90 का मान 1 आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ये हुआ डी बी। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, समाकलन करना पड़ेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट चीज़ को बाहर लेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है और आई बटे आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, करंट और रेडियस, ये डी एल कांस्टेंट नहीं है, तो इस पर लिमिट लगा देंगे। ये पूरा का पूरा मान लो बढ़ते बढ़ते यल तक चला गया, 0 टू यल लूप की टोटल लंबाई, तो हो जाएगा 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर और डी एल का समाकलन हो जाएगा यल, ये हो गया बी। और यहाँ यल का मतलब क्या होगा, इस पूरे वृत्त की परिधि, इस पूरे वृत्त की परिधि यल बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर और 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। आर से आर कट जाएगा, एक आर रह जाएगा, 2 पाई से 4 पाई को काट दो तो बचेगा म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। ये हो जाएगा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे ये तो डी वी निकल गया, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए धारावाही चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और लिमिट लगाना पड़ेगा 0 टू यल, 0 टू यल, और यहाँ पे यल का मतलब क्या है 2 पाई आर। ये हुआ इस प्रश्न का जवाब। थोड़ा सा पीछे खींचते हैं इसको, यहाँ से है ये देख सकते हो, और आगे कैलकुलेशन है इसके। अगला प्रश्न 8वां, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए धारा का मान, प्रतिरोध पर विभवांतर, ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे विभवांतर बताना है, यल और सी पर विभव के बीच में कलांतर बताना है। तो जो यल है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, थोड़ी लाइन छोटी होगी बड़ा बड़ा रह गई, यल और सी के बीच में, यह विभव के बीच में कलांतर बताना, दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस है। सवाल नंबर 8, तो सबसे पहले इसमें तो चित्र बना लेते हैं जो कि सवाल में दिया है। एक इंडक्टर है पहले, फिर एक कैपेसिटर है और उसके बाद एक है रेजिस्टेंस, और ये कि अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है। इक्वेशन है V इक्वल 400 साइन 10 पाई टी, और यहाँ पे है 80 वोल्ट यल लिखा है, 80 वोल्ट सी लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 200 ओम, और यहाँ पे आर लिखा है। मतलब इन दोनों का हमें वोल्टेज दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस दिया। सवाल में पूछा है कि धारा बताओ परिपथ में कितनी धारा बह रही है, और उसके बाद बताना है यहाँ पे कि इसमें प्रतिरोध पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसके बाद बताना है यल और सी के विभव में कलांतर बताइए। सिंपल इतना बताना है। तो जो दिया है पहले वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, यल पर विभवांतर, जिसे हम बोलते हैं वी एल, ये हो गया 80 वोल्ट। वी एल का सूत्र क्या होता है, आई इंटू एक्सएल, ये हो गया 80 वोल्ट दिया हुआ, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। सी पे वोल्टेज दिया है जिसे हम कह देते हैं वी सी, या वी नॉट सी भी कह सकते हो, 80 वोल्ट। तो वी नॉट सी को लिख सकते हैं आई एक्स सी या आई नॉट एक्स सी, ये हो गया 80 समीकरण नंबर। तो दोनों का राइट हैंड बराबर तो दोनों का लेफ्ट भी बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आई एक्स सी बराबर आई एक्सएल, आई से आई कट गया तो यहाँ से हो जाएगा एक्स सी बराबर एक्सएल, ये वाली वैल्यू आपको मिल गई, एक्स सी बराबर एक्सएल। ये बहुत काम का पॉइंट है। जब किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स में या अल्टरनेटिंग सर्किट में एक्स सी और एक्सएल बराबर हो जाता है, धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात की वैल्यू जब बराबर हो जाती है तो ऐसे परिपथ को बोलते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए
यह परिपथ श्रेणी अनुनादी है। यह परिपथ श्रेणी अनुनादी है। तो इसका ये मतलब होता है कि इन दोनों के नेट वोल्टेज जो यहाँ पे दिए गए हैं 80 वोल्ट और 80 वोल्ट, जो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर थे, तो वहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला है कि एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर है। जो चित्र बनता है देखो ऐसे बनता है, ऊपर होता है एक्सएल, नीचे होता है एक्ससी और यहाँ होता है आर। तो जब ये दोनों ख़त्म हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन करंट है वो रेजिस्टेंस की ही डायरेक्शन में है, इसी दिशा में, इस दिशा में ही आपका मेन करंट दौड़ रहा है। तो इन दोनों का तो हो गया हिसाब किताब ख़त्म। या फिर आप पूरे परिपथ की प्रतिबाधा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, परिपथ की प्रतिबाधा, जिसे हम जेड से लिखते हैं, और चाहे तो लॉजिक से भी लगा सकते हो, जेड। ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी, या एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है आर स्क्वायर। अब जब दोनों बराबर हैं तो ख़त्म होकर जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से जेड बराबर आएगा आर। और जो जेड होता है ये होता है जो यहाँ पे लिखा गया है वी नॉट, वो लिखा जाता है, ये वाला वी नॉट, इसके सहायता से बनाया जाता है जो जेड होता है। तो अब जो आपको सूत्र पता है वो होता है v बराबर आई आर, तो r बराबर हो जाएगा v बटे आई, सिंपल। तो यहाँ पे v का मान है 400 और मान लो हमें करंट नहीं मालूम है, वही हो जाएगा, और r की वैल्यू हमें पता, जो कि रख देंगे। तो इस z की जगह पे लग देंगे 400 बटे आई, और r का मान है 200, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि v बराबर होता है आई आर। तो z भी एक टाइप का r है। तो जब संपूर्ण पूरे परिपथ का जब हम लेंगे z, तो संपूर्ण परिपथ का हमें वोल्टेज लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज बटे इसके द्वारा निकलने वाली करंट से डिवाइड हो जाएगा, बराबर बचेगा आर की वैल्यू जो कि है 200। तो यहाँ से आई की वैल्यू बनेगी 400 बटे 200, यानी आएगा 2 एम्पियर, यानी पूरे उसमें जो धारा बह रही है वो 2 एम्पियर। तो पहला खंड आ गया। दूसरा पूछा था आर में विभवांतर, यानी वी आर पूछा था, सिंपल। तो इसका सूत्र हो जाएगा आई आर, आई का मान दिया है 2 आ गया, और आर का मान 200, बराबर हो जाएगा 400 वोल्ट। तीसरा पूछा है इसमें, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तीसरा इसमें पूछा है कि यल और सी पर विभव के बीच कलांतर बताओ। तो कोई कलांतर नहीं, फेज डिफरेंस नहीं है। यल और सी पर विभव के बीच कलांतर, यहाँ लिख देंगे यल और सी पर विभव के बीच कलांतर शून्य है, कोई कलांतर नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर, अगर छोटी बड़ी होती तो कलांतर आ जाता। तो इस प्रकार से सॉल्व होता आपका प्रश्न क्रमांक 8। शुरू से देख सकते हो, ये है पूरा प्रश्न और ये है उसका हल। अब इसी में एक और प्रश्न दिया हुआ है, उसका अथवा प्रकाश व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो आधे प्रश्न पर स्टार है और आधा प्रश्न दिया गया है। तो ये प्रश्न हमने पहले के सेट में सॉल्व कर दिया, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हो। 2022 का सेट है, 346 GA पेपर का कोड है, और उसका 6वां प्रश्न यही है पूरा का पूरा, जो कि GA GB GC हर सेट में लगभग ये प्रश्न कॉमन है। तो वो इस पे तो स्टार लग गया, मतलब आएगा नहीं 2024 में, लेकिन फिर भी अगर आपको सीखना तो आप उस सेट में जाके देख सकते हो, या फिर हमारा तरंग प्रकाशिकी का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो हम इसे यहीं पर छोड़ रहे हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विवर्धक के रूप में PNP ट्रांजिस्टर की व्याख्या करो, इसके लाभों पर प्रकाश डालो। ये भी वर्ष 2024 के लिए निकल गया सिलेबस से। आगामी वर्षों में क्या पता शामिल होगा या नहीं। और अगर आपको इसका भी जवाब जानना है तो आप इसे GA GB GC जो कि वर्ष 2022 का सेट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर हमारा सेमीकंडक्टर का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो जिस पे स्टार लगा हम इसे छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इसको पिछले वर्षों के सेटों में भी
सॉल्व कर दिया है। उसके बाद एक अगला प्रश्न है 9वें का ऑप्शनल, प्रकाशिक पथ क्या होता है। प्रकाशिक पथ का अर्थ होता है जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है तो दिए गए समय में उसके द्वारा तय किए गए दूरी को हम बोलते हैं प्रकाशिक पथ। फिर उसके बाद कहा है एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णीय प्रकाश किरण आपतित होती है। गुटके का अपवर्तनांक 1.5 है। गुटके से परावर्तित और अपवर्तित किरणों की चाल और तरंग दैर्ध्य बताओ। तो आइए इसको लगाते हैं। तो इस सवाल में जो कि 9वें का है ऑप्शनल 9वें का अथवा, इस सवाल में दिया है कि एक शीशे का गुटका है, मतलब कोई एक पट्टी वगैरह है, इस पे एक लाइट की किरण आ रही है, कुछ किरणें परावर्तित हो गई और कुछ अपवर्तित हुआ। तो सबसे पहले यहाँ तो खींचना पड़ेगा अभिलंब। अब चूंकि इसका अपवर्तनांक है 1.5 और वायु से आ रही हैं किरणें, वायु से, तो ये क्या होंगी, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी और फिर ये आगे फिर वैसे की वैसे निकल जाएंगे उसके समांतर। ये हमने गलत कर दिया है, केवल आपको ये अंदर तक की ही लाइन बनानी थी, इसको नहीं बनाता। अगर आप बनाओगे तो ये और ये आपस में पैरेलल रहेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। ये तो ये हो गई परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो बना है ये वाली किरण, ये है अपवर्तित, अपवर्तित किरण। तो इसमें पूछा है परावर्तित और अपवर्तित में, तो जो परावर्तित है उसकी तरंग दैर्ध्य और उसमें प्रकाश की चाल दोनों समान रहेगी, वो नहीं बदलेगा। तो पहला जवाब, इसमें 2 पार्ट में पूछा है, तो लिखेंगे परावर्तित किरण की चाल और तरंग दैर्ध्य आपतित प्रकाश की किरण के समान होगी। ये हो गया पहले का जवाब। पहले वाले मतलब आपतित प्रकाश की किरण जिस स्पीड से आएगी उसी स्पीड से परावर्तित किरण भी जाएगी। इसका जो तरंग दैर्ध्य है वही इसका तरंग दैर्ध्य, तो इसका तरंग दैर्ध्य दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, तो परावर्तित किरण का तरंग दैर्ध्य लिखेंगे 6000 एंगस्ट्रॉम। इसमें स्पीड लाइट की 3 लाख होती है, 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसमें भी उसकी रफ्तार रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो भी बदला होगा वो इसमें अपवर्तन में होगा। तो नंबर 2 लिखेंगे अपवर्तित किरण के लिए सूत्र लगाएंगे। इसमें n1v1 बराबर n2v2 जो कि है स्नेल नियम। इसको मान लेते हैं, इसका अपवर्तनांक n1 1 और इसका अपवर्तनांक n2 2। आप चाहे जिसको n1 चाहे जिसको n2 मान लो। इसमें लाइट की स्पीड v1 और इसमें लाइट की स्पीड v2 मान लेते हैं। तो n1 v1 यानी 1 गुणे लाइट की स्पीड 3 × 10⁸, क्योंकि पहला हमने हवा माना है तो यह v1 की रफ्तार वही रहेगी। n2 1.5 और v2 के बारे में जानकारी नहीं है, तो यहाँ से v2 की वैल्यू बनेगी 3 × 10⁸/1.5, यानी आएगा 2 × 10⁸। तो एक तो ये हो गया कि अपवर्तित प्रकाश की किरण की रफ्तार होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ आपको शब्दों में लिखना है कि अपवर्तित प्रकाश की किरण की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। उसके बाद तरंग दैर्ध्य भी निकालना है। तो जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है v बराबर होता है n लैम्डा, जहाँ n मतलब उसकी आवृत्ति, तो यहाँ न्यू लैम्डा बना देते हैं। ये वाला v बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ से जो आप सूत्र बनाओगे तो v1/v2 बनेगा लैम्डा 1/λ2, चूँकि आवृत्तियाँ नहीं बदलती हैं। तो यहाँ से λ2 जो कि है अपवर्तित वाला, इसका सूत्र हो जाएगा λ2 का λ1 v2/v1, ये सूत्र बनेगा। λ2 ये वाला हमें निकालना है, तो v1 नीचे हो जाएगा और v2 ऊपर हो जाएगा, पक्षांतर करना है बस। तो λ1 कितना है, हवा में इसका था 6000 एंगस्ट्रॉम,
V2 आया 2 × 10⁸ और V1 आया है 3 × 10⁸। 10⁸ कट गया, 2 का 3 में भाग करेंगे 1.5 आएगा। तो उसके बाद ये हो जाएगा, दशमलव उठाएंगे 60,000, यानी आएगा उत्तर में 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि अपवर्तित प्रकाश के किरण की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम और चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। तो यहाँ से आपको एक बार हम पूरा फिर से दिखाते हैं, ये इसका फिगर और ये है इसका जवाब। तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो एक बार हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप जब कमेंट के ज़रिए हमें बताते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है, जिसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। और आपके सपोर्ट की वजह से हमें वीडियो बनाने में हिम्मत भी मिलती है। तो वीडियो को देखते रहें और दूसरे लोगों तक इसको शेयर करते रहें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।